नमस्ते तेज यादव, जय हिंद अनवी, गुड आफ्टरनून, रवि यादव, राधे राधे, आशीष प्रणाम, श्रेया, स्वागत है आप सभी का, गुड आफ्टरनून देवी श्री। तो भाई आप लोगों के लिए सरप्राइज है, आज की हमारी क्लास होगी बायोडाइवर्सिटी को लेकर, इकोसिस्टम वगैरह पूरा पर्यावरण के टॉपिक को हम एनवायरनमेंट को कवर करते हुए आगे निकलेंगे। शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आप लोगों की रिक्वेस्ट थी इसलिए मैं इस टॉपिक को लेकर आया हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से इस टॉपिक के बारे में पढ़ा सकूँ। अभी सब कुछ ओके है? आपको अच्छे से इस टॉपिक के बारे में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इस टॉपिक में पढ़ने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आज पर्यावरण में इकोसिस्टम के बारे में हम लोग जान लेते हैं, क्या है इकोसिस्टम और किस तरीके से इकोसिस्टम काम करता है और हमें इसमें क्या क्या जानना है और किस तरीके से हम इसको बेटर कर सकते हैं। इकोसिस्टम आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। और बैक टू बैक आप देख रहे हैं यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। देखो, जब भी आप पर्यावरण को पढ़ेंगे, पूरे एनवायरनमेंट को पढ़ेंगे, इसमें क्लाइमेट चेंज मैंने आपको दो चीज बताई। एक तो बताया क्लाइमेट चेंज, है ना, जो हमारा पर्यावरण बदल रहा है, एक तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो वो। और दूसरा मैंने आपको बताया था जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। ये दो टॉपिक आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इकोसिस्टम। जो हमारा इकोसिस्टम होता है ना, वो क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। जब इस इकोसिस्टम में प्रॉब्लम आने लगती है तो वही जैव विविधता के लिए खतरा हो जाता है। और वो कमी क्यों आती है वो आप सभी को पता है क्यों आती है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इकोसिस्टम जैव विविधता में कोई भी परिवर्तन आ रहा है, उसके पीछे एक कारण है। क्या है भाई? क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो तो कहीं ना कहीं कारण है ना, एक बहुत बड़ा। तो वो एक बहुत बड़ा कारण है, उसके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। क्या है पूरा टॉपिक, एक एक करके हम जान लेते हैं। इससे रिलेटेड किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। और बैक टू बैक क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, इसलिए एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लेना और पढ़ लेना। अब क्या कह रहा है? इकोसिस्टम। इसको मैं इकोसिस्टम से पढ़ूंगा। अब क्या रहा है, इकोसिस्टम में एक भौगोलिक क्षेत्र होता है, याद रखना उसका क्या होता है, एक पार्टिकुलर एरिया होता है। जैसे आप देखेंगे हिमालय रेंज, आप देख रहे हो ना, हिमालय पे वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, बहुत सारे आपने देखे होंगे। तो वो क्या है, एक भौगोलिक क्षेत्र है। वो कोई भी हो सकता है, आर्टिक हो सकता है, अटलांटिक हो सकता है ना, कोई भी हो सकता है। साई जी गुड आफ्टरनून। तो कह रहा, यहाँ पर क्या कह रहा है कि पादप, अब एक एक चीज ध्यान से सुनना, पादप, जंतु, अन्य जीव, जीव में सभी लोग आ जाते हैं। मतलब जिनके अंदर जीवन है वो सारे जीव है, हम भी एक जीव है। तो याद रखना, जीव का मतलब केवल जानवरों से नहीं है, जीव में सभी लोग आ जाते हैं, मानव भी आते हैं, सभी लोग आते हैं, है ना। इसके साथ साथ मौसम, मौसम और जीवन, जो हमारे जीवन जीने के तरीके, जितनी भी जरूरतें होती हैं हमें जीने के लिए, उन सभी को इसमें कैलकुलेट किया जाता है, वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा टॉपिक है हमारा, किसके बारे में? इकोसिस्टम के बारे में। और पूरा इकोसिस्टम बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही चलता है। आप कहीं भी जाएंगे, जंगल में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, इकोसिस्टम का एक चार्ट होता है, कौन किसको कैसे कैसे खाता है, वो एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में हम अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब देखो, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखना। हर साल यहां से क्वेश्चन आ रहा है और मुझे लग रहा है 2024 में यहां से क्वेश्चन रहेगा। कोरल रीफ, अभी मैंने कल भी आपको कराया था, याद है किसी को? जीएस में कल या परसों मैं आपको करा रहा था इस वाले टॉपिक को, कोरल रीफ को लेकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मोदी जी गए थे ना, कहां पर? लक्षद्वीप गए थे ना। क्यों गए थे? वहां क्या मिलता है लक्षद्वीप में? ऐसा है क्या, आपने कभी नोटिस किया? पेपर आएगा, फिक्स है, पेपर का एक कम से कम क्वेश्चन यहां से आना फिक्स है। इसको इसको कोरल को बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, क्या कह रहा है? समुद्री जीवन में विभिन्न प्रकार के समुदाय, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, आप जान रहे हो ना, समुद्र में बहुत सारी मछली वगैरह सब बहुत सारी चीजें होती हैं। और इसका जो पूरा समुद्र में आप देखेंगे हर तरह के जीव होते हैं। किंग त्यागी राधे राधे। बहुत सारी विभिन्नता होती है, विभिन्नता वाले समुदाय होते हैं, जो एक जटिल प्रणाली के साथ रहता है। ये मतलब
बहुत जटिल प्रणाली है। उसमें क्या कह रहा है, जहां मूंगे पर आश्रय तथा भोजन प्रदान करते हैं तथा मछलियां रीफ के स्वास्थ्य के को क्या करती है, स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करती है। जो मछलियां होती है ना, छोटी छोटी जो मछलियां होती हैं, वो क्या करती है, इसको बेटर बनाती है। तो ये पूरा टॉपिक है, इसको एक बार आप देख लेना। अब देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, इसके तंत्र में यानी इसके पूरे सिस्टम में क्या रहता है, इकोसिस्टम में पूरा क्या है, तो इसमें कोरल रीफ के बारे में हम जान रहे हैं। अगला क्या कह रहा है, इकोसिस्टम। अब इस इकोसिस्टम में क्या होता है, प्रत्येक जीव के साथ जितने भी जीव होते हैं, आप देख रहे हो ना, जिसमें जीवन है वही सारे जीव है। हम भी एक जीव है, हर एक व्यक्ति जीव है, कोई भी हो, कोई भी जानवर है, कोई भी चींटी से लेकर इंसान तक सब एक जीव है। तो यूं कह रहा है प्रत्येक जीव के साथ उनके भौतिक वातावरण की जो प्रक्रिया होती है, अंतर प्रक्रिया होती है, वह वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है। अब इसके उदाहरण बता रहा है कि किस तरीके से हम एक परितंत्र को समझते हैं। परितंत्र क्या होता है यानी इकोसिस्टम क्या होता है, उसको हम अभी साइंटिफिक तरीके से जानेंगे। तो उदाहरण मैंने लगा रखा है, अभी उदाहरण के साथ हम जानते हैं क्या है इसका साइंटिफिक कारण। अब देखो ये आ गया साइंटिफिक कारण, मधुमक्खी। अब मधुमक्खी क्या करती है और पुष्प का क्या रोल होता है, ये दो चीजें होती हैं। मधुमक्खी एक जीव है और पुष्प भी क्या है, एक पौधा है। पुष्प यानी फ्लावर्स वगैरह होते हैं ना पौधों वगैरह में, पुष्प, उसकी बात कर रहा है। तो ये कह रहा है ये परस्पर क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, परस्पर में एक्टिविटी करते हैं ये आपस में। मधुमक्खी कहाँ जाएगी भाई उड़ के, मधुमक्खी कहाँ जाएगी, मधुमक्खी भोजन के लिए फूलों से रस इकट्ठा करती है। अभी समझ में आ रहा है ना, फूलों से क्या करती है, वो रस इकट्ठा करती है और इस प्रक्रिया को पराग, पराग आप समझ रहे हो ना, इसको इसको क्या कहते हैं। तो ये क्या करती है, एक दूसरे से क्या करती है, यहां से ले जाकर वहां ले जाएगी। तो ये क्या करती है, जिसको हम शहद के रूप में जानते हैं। आप लोग जानते हो या नहीं जानते हो, शहद जानते हो या नहीं, आप सभी खाते होंगे। जानते हो या नहीं। तो ये क्या करती है, इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो पराग होते हैं, पराग होते हैं, जो कण होते हैं, छोटे छोटे महीन कण होते हैं, वो क्या करती है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है और इससे क्या होता है, पौधों में प्रजनन होता है। आप समझ रहे हो, तो पौधों में क्या होता है, इससे प्रजनन प्रक्रिया होती है। तो काम कौन कर रही है, मधुमक्खी, और प्रजनन कौन कर रहे हैं, पौधे कर रहे हैं। कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और इससे शहद का भी निर्माण होता है, आपको पता होगा ना। लेकिन ये प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं हम, कि किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया होती है। तो पौधों में किस तरीके से प्रक्रिया होती है, कि मधुमक्खी आती है, वहां से कण को उठाती है, फिर जो मादा पशु होता है वहां तक ले जाती है, तो वो प्रजनन का पूरा प्रोसेस इसमें चलता है। प्लांट्स में, प्लांट्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। गुड आफ्टरनून सोना। तो ये पूरी प्रक्रिया कौन करती है, मधुमक्खी करती है ये साइंटिफिक तरीका। बट सोर्सेस क्या है, मधुमक्खी, है ना। हाँ फूलों में होता है, बिल्कुल फूलों में होता है। आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं इकोसिस्टम का फंक्शन क्या होता है। इकोसिस्टम अभी मैंने आपको बताया इसके बारे में, इकोसिस्टम क्या है, ये पूरा इकोसिस्टम आपको समझ में आया ना। कैसे मधुमक्खी पुष्प यानी जो हमारे फ्लावर्स होते हैं उस पर बैठती है और उसके कण को उठाकर दूसरे मादा पौधे तक पहुंचाती है, और वहां से क्या होता है, उसके प्रजनन की प्रक्रिया शुरू होती है। समझ में आया पूरा टॉपिक। तो ये पूरा प्रोसेस है पेड़ पौधों का जो मैं आपको बता रहा हूं। अब आते हैं इकोसिस्टम पर। इकोसिस्टम क्या है, पूरा इकोसिस्टम मैंने एक साइंटिफिक उदाहरण से आपको समझाया। अब इसका कार्य क्या होता है, पूरे सिस्टम का, इकोसिस्टम का फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या होता है, वो किस तरीके से कार्य करता है, मतलब उसका कार्य क्या है। इकोसिस्टम तो आपको समझ में आ गया, साइंटिफिक तरीके से मैंने आपको बता दिया, लेकिन उसका कार्य क्या है, यही पीटी में आपसे पूछेगा। कई सारे उदाहरण दे देगा, एक दो तीन, निम्न में से कितने कितने परिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है, कार्य क्या है। क्वेश्चन दे देगा, इनके कार्य क्या है, परिस्थिति तंत्र के कारण कार्य क्या है, ऐसे दे देगा। नीचे 4 स्टेटमेंट दे देगा, 1 2 3 4 ऐसे करके, और नीचे लिख देगा केवल एक, केवल दो, है ना, केवल 3, सभी या कोई नहीं, इस तरीके से ही देता है ना। तो ये आपसे पूछेगा। अब देखो सबसे बड़ा क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, उत्पादकता को बढ़ाना। पहला क्या होता है, उत्पादकता को बढ़ाना। परिस्थिति तंत्र में सूर्य की ऊर्जा को बायोमास में परिवर्तित करता है।
अब सूर्य से हमें एनर्जी मिलती है या नहीं मिलती? सूर्य से एनर्जी, सूर्य से हमें एनर्जी मिल रही है ना, सूर्य से। तो सूर्य से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। पूरे इकोसिस्टम में आपको एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट मिलेगी, वो है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी कह रहा हूं, सूर्य की जो एनर्जी है ना, वो पूरे सिस्टम को बनाए रखती है, पूरे इकोसिस्टम को वो बनाए रखती है। अगर सूर्य नहीं होगा तो पृथ्वी में इकोसिस्टम चल ही नहीं सकता है ना। तो ये सबसे बड़ा, इसमें सबसे बड़ा रोल किसका होता है? सूर्य की ऊर्जा का। तो अर्थ पर जितनी भी ऊर्जा आती है वो कहां से आ रही है? हमारी सूर्य से आती है ना। तो इसको आप समझ लेना। तो ये क्या करता है? बायोमास में परिवर्तित करता है, जिसमें क्या होता है? पौधों के विकास, प्रजनन में सहायक होता है, और अन्य जीवों के लिए भी ये क्या करता है? भोजन प्रदान करता है, अन्य जीवों के लिए भी, है ना। अब देखो क्या होगा, जैसे पौधा अपना डेवलपमेंट करेगा, पौधा अपना विकास कर रहा है, बढ़ रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है ना, उसमें फूल भी आ रहे हैं, फल भी आ रहे हैं। वो क्या कर रहा है? डेवलप कर रहा है अपने आप को। और डेवलप करने में रोल किसका होता है? सूर्य का होता है। अब इसमें प्रजनन भी है ना, वो मैंने आपको बता दिया, मधुमक्खी की सहायता से होता है ना, मधुमक्खी की सहायता से। अब क्या करता है? ये अन्य जीवों के लिए भोजन प्रदान करता है। अब देखो, जो ये पौधा बनेगा, इससे जो फल आएंगे, है ना, इससे जो फल आएंगे वो किसी ना किसी का तो भोजन बनेंगे ना, अन्य जीवों के लिए। जो घास बनी है, कुछ भी बना है, वो किसी के खाने के लिए ही तो यूज हो रहा है ना। तो ये यूं कह रहा है, ये अन्य जीवों के लिए क्या करता है? भोजन भी प्रदान करता है अन्य जीवों के लिए। हमेशा प्रणाम। ये समझ में आ रहा ना पूरा टॉपिक? देखो, कई दिन बाद थ्योरी की क्लास हो रही है, तो हो सकता है आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा ना। हाँ, पूरा शाकाहारी जो इकोसिस्टम में यूज करते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तो वही वाला सिस्टम है इसमें। अब क्या करते हैं? ऊर्जा का प्रभाव। अब आप सभी को पता है एनर्जी क्या होती है, एक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। अब देखो, पौधे वगैरह क्या कर रहे हैं? सूर्य से एनर्जी ले रहे हैं, है ना, अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, सूर्य से एनर्जी ले रहे हैं, अपना विकास कर रहे हैं। अपना विकास करेंगे तो क्या होगा भाई? लेकिन उस एनर्जी से बने पौधे को हम लोग खा रहे हैं, मधुमक्खी भी यूज कर रही है उसका। तो ये पूरा इकोसिस्टम एनर्जी बेस पे चलता है। और एनर्जी का रूल होता है, उसमें 10% माइनस होती है, वो एक अलग टॉपिक है, उसको लेकर भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये कह रहा, पूरा जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में क्या होता है? एनर्जी क्या होती है? ट्रांसफर होती है। एनर्जी क्या होती है? एक दूसरे में क्या होती है? स्थानांतरित होती है। ये लिखा हुआ ना, एक जीव से दूसरे जीव में क्या होती है? स्थानांतरित होती रहती है। डिब्बी है ना माइक वाली, वो लेकर। माइक वाली डिब्बी कौन सी है? जो जो आप माइक अपने दूसरे और लैपटॉप डिब्बी, में लगाते हो, वो एक चौड़ी सी। वो लेकर आओ, माइक और वो डिब्बी। माइक नहीं पता कहाँ रखा है। वहाँ चेयर पे वहीं रखा है ना। माफी चाहूंगा, कुछ जरूरी काम था, बात करनी पड़ी मुझे। आज ऐसा सब लोग करते हैं। तो ये क्या करता है? भोजन से संबंधित जितने भी पोषक तत्व होते हैं के प्रभाव को क्या करता है? खाद्य जाल तथा खाद्य श्रृंखला की सहायता से जीवन को बनाए रखने के लिए एक जीव से दूसरे जीव में क्या होती है? स्थानांतरित होती रहती है। पूरा इकोसिस्टम आपने देखा होगा ना, पूरा इकोसिस्टम आपने देखा होगा ना। तो वो पूरा इकोसिस्टम इसी वजह से चलता है। पूरा इकोसिस्टम किससे चलता है? इसी वजह से चलता है। ये पूरा इकोसिस्टम की बात कर रहा हूं, पूरा इकोसिस्टम ऐसे ही चलता है। तो ये वाला टॉपिक आपको बड़े अच्छे से समझना है, ठीक है। ये एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इकोसिस्टम को समझने के लिए, पूरे इकोसिस्टम देखो, कौन सा जानवर किसको खाता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एनर्जी इंपॉर्टेंट है कि एक एनर्जी दूसरे के लिए कैसे एनर्जी बनती है। सूर्य क्या कर रहा है? सबको एनर्जी दे रहा है, हमें भी दे रहा है, सबको दे रहा है। वो पौधों को एनर्जी दे रहा है। हम पौधों से क्या करते हैं? पौधों से हम क्या करते हैं? पौधों से हमने देखा हुआ है, जैसे गाय वगैरह ये क्या करती है? उन पौधों को खाती है। तो जो एनर्जी सूर्य से पौधों को मिली, वो एनर्जी अब गाय ने ले ली, अब गाय वगैरह उन्होंने ले ली। या जो एनर्जी, अब आप ग्रीन ग्रीन सब्जी आपने खाई होगी, पालक वगैरह ये सब होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल में आते हैं ये। तो पालक हमने खाया, तो पालक से हमें क्या मिली? एनर्जी मिली।
तो हमारे शरीर में जो एनर्जी आ रही है हमें भोजन से ही तो मिल रही है, और वो भोजन कहाँ से आ रहा है? भोजन कहाँ से आ रहा है? वो भोजन खेतों से ही तो आ रहा है ना। आप गेहूं ले लो, चावल ले लो, कुछ भी ले लो, ये कहाँ से आ रहा है? हमारे खेतों से आ रहा है। और खेतों में एनर्जी कहाँ से आ रही है? सूर्य से एनर्जी आ रही है। तो ये क्या है? पूरा इकोसिस्टम चला हुआ है। वो एक अलग बात है, कौन सा जानवर किसको खा रहा है वो एक अलग चीज है ना। वो भी इसी में आएगा। इकोसिस्टम सारा यही है, पूरा इकोसिस्टम। ये पूरा चेन है, ये पूरा क्या? फूड चेन है। कौन किसको खा रहा है, कैसे खा रहा है, वो एक पूरी फूड चेन है। लेकिन मैं केवल आपको समझा रहा हूं इस वाले टॉपिक को कि कैसे एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफर होती है। ये याद रखना, जब एनर्जी सूर्य से मिलती है तो ज्यादा मिलती है पौधों को, पौधों से फिर हमें मिलेगी या किसी और जानवर को मिलेगी, वो थोड़ी थोड़ी क्या होती है? माइनस होती जाती है ना। वो मैं आपको बताऊंगा। 10% शायद 15% वो कम होती है, वो आपको बताऊंगा। अब पोषक तत्व, अब क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र जो इकोसिस्टम होता है उसमें लगातार पोषक पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण चलता रहता है, पुनरावर्तित करते रहते हैं। विभिन्न जीवों के लिए इनकी जो उपलब्धता होती है वो सुनिश्चित करते हैं, तथा एक संतुलित जो पोषक चक्र है वो चलता रहता है, जैसे नाइट्रोजन चक्र। अब देखो, आपको एक और चीज समझाता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे हम अपने से ही ले लेते हैं या जानवर से ले लेते हैं, जानवर से ले लेते हैं। अभी ध्यान से सुनना, पूरे पूरे सिस्टम को आपको समझा रहा हूं, पूरे सिस्टम को। जैसे कि ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, इसको अच्छे से समझना। जैसे ये सूर्य, ये सूर्य, सूर्य की जो एनर्जी है ये किसने खाई भाई? गाय ने खाई, वो पौधे ने खाई। ये पौधे हैं, ये पौधे हैं, है ना। ये फ्लावर बना देता हूं ऐसे, ये फ्लावर है, ये यहां पर एनर्जी है। अब फ्लावर से किसने? गाय ने खाई, ये गाय खा गई भाई फ्लावर से। ये सींग भी बना देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये पूंछ भी बना देता हूं, है ना। ये पूंछ भी बना दी, ये गाय ने खाई। गाय से अब क्या हो रहा है? अब गोबर निकल रहा है। ध्यान से सुनना इसकी बात। अब इसने जो एनर्जी खाई और इसको पचाने के बाद अब क्या कर दिया? इसने मल मूत्र त्याग दिया, है ना। त्यागने के बाद जो ये मल मूत्र निकलेगा इसका, इसका यूज क्या होगा? ये क्या कहलाएगी? खाद कहलाएगी। क्या कहलाएगी? खाद कहलाएगी। ये दोबारा से खाद क्या करेगी? ये दोबारा से मिट्टी में मिल जाएगी। जो इसमें जो भी पोषक तत्व है, इससे एनर्जी से पौधे को मिले, पौधे से गाय को मिला, गाय ने जो खाया, गाय ने जो खाया, इसके जो पोषक तत्व थे वो सारे के सारे इसके मल मूत्र में आए। जो एनर्जी इसको चाहिए थी वो मिल गई, जो वेस्ट होगा वो क्या होगा? गोबर के रूप में या मूत्र के रूप में गाय से निकल जाएगा। अब इसमें भी कई सारी चीजें होंगी, है ना। जो ये गोबर इसने किया है या जो भी इनने वेस्टेज निकाला है, इसमें भी तो कुछ ना कुछ है ना। तो ये वापस क्या होते हैं? मिट्टी में मिल जाते हैं। वापस कहाँ होंगे? मिट्टी में मिल जाएंगे। मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? सॉइल में मिल जाएंगे ना ये सभी, जिसमें नाइट्रोजन सब चीजें होंगी। और फिर दोबारा से जब ये पौधा पनपेगा तो वापस इसमें यही सारी चीजें इसको आगे बढ़ने में मदद करेगी। जो चीजें हमने खाई थी एनर्जी के पर्पज से, वो चीजें हमने निकाल दी और वही चीजें वापसी मिट्टी में मिलके पौधों के थ्रू वापसी हमें मिल जाती है। आप समझ रहे हो? ये पूरा साइकिल चलता रहता है। समझ में आया किसी को? नहीं आया? यानी हम जो खा रहे हैं, जो निकाल रहे हैं, वो सब एनर्जी के रूप में वापसी हमें ही मिल जाता है। नहीं तो एनर्जी का आपने एक सिद्धांत पढ़ा हुआ ना, एनर्जी कभी समाप्त नहीं होती, है ना। रूल है ना। तो गाय के गोबर को फिर हम खाद में यूज करते हैं, उससे जमीन में पोषक तत्वों का दोबारा से संचार होता है और वही पोषक तत्व बाद में इन पौधों को पनपने में मदद करते हैं। फिर दोबारा से गाय इसको खाती है, फिर मलमूत्र करती है, फिर दोबारा ये मिट्टी में मिल जाता है। तो ये साइकिल पूरा का पूरा क्या चलता रहता है। समझ में आया किसी को? नहीं आया? जल्दी से कमेंट करके बताओ, समझ में आ रहा है ना अच्छे से? चलिए, तो ऐसे ही हमारे साथ भी होता है, सभी के साथ। ये पूरा इकोसिस्टम ऐसे ही चलता है, बैक टू बैक ऐसे ही चलता रहता है। ये कभी खत्म नहीं होगा, ये ऐसे ही चल रहा है। अब इसमें कोई डिस्टरबेंस आ जाए, इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उसी को बोलते हैं पर्यावरण में या इकोसिस्टम में कोई इशू आ गया। अब इसमें देखो, ये इकोसिस्टम शुरू से चला आ रहा है। अब इस इकोसिस्टम में जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो प्रॉब्लम क्या आ रही है? क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब क्लाइमेट चेंज होने के कारण क्या हो रहा है?
क्लाइमेट चेंज। और अब देखो क्या हो रहा है कि हम जो ये खाद वगैरह निकलती है ना, इसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं। आपको बताया ना मैंने, सॉइल में मिल जाते हैं। अब सॉइल में तो हम फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं, आप समझ रहे हो मेरी बात। सॉइल में हम किसका यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं। वो फर्टिलाइजर का जो यूज कर रहे हैं ना, तो वो इस एनर्जी को जो यहाँ मिट्टी में हमारी मिली हुई है, इसको क्या करती है, नुकसान करती है, यानी इसको डेड कर देती है। जिस वजह से ये पूरा इकोसिस्टम क्या हो रहा है, क्लैप्स कर रहा है ना। पूरा इकोसिस्टम क्या कर रहा है, इशू क्रिएट कर रहा है, क्योंकि इससे पूरे पोषक तत्व पौधों को नहीं मिल रहे, है ना। और जो मिट्टी में जो जीव जानवर हमारे जीवित हैं, जो पौधे को पनपने में मदद करते हैं, वो भी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं। मर रहे हैं या नहीं मर रहे हैं। जब हम फर्टिलाइजर का यूज करेंगे तो यहां पर पनपने वाले केचुए वगैरह, कीड़े मकोड़े वगैरह, वो क्या करते हैं, धीरे धीरे बेचारे अपना दम तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो इसी को कहते हैं पूरे इकोसिस्टम में प्रॉब्लम आ गई। अब क्लाइमेट चेंज होगा तो भी इसका इशू मिलेगा, कुछ भी होगा तो इशू इस पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो वो आपको समझना पड़ेगा। ऐसे ही उदाहरण के रूप में मैंने नाइट्रोजन चक्र लिख दिया, इसमें कुछ भी लिख सकते हो आप, जरूरी नहीं है नाइट्रोजन लिखना, कुछ भी लिख सकते हो। अब अपघटन वही है, इसका अपघटन। अब वही जो मैंने अभी आपको बताया ना, वही मैं आपको बता रहा हूं। अभी दोबारा से इसको दूसरे तरीके से और मैं आपको बता देता हूं। यही वो जो अभी मैं आपको बता रहा था वही बता रहा हूं। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं इसमें। अभी ये तो नॉर्मल वाला चक्र मैंने बता दिया। अब दूसरा चक्र बताता हूं। अब दूसरा चक्र बताता हूं। जैसे कि सूर्य, ये सूर्य है। सूर्य से एनर्जी किसने ली भाई, पौधों ने ली। ये फ्लावर है, फ्लावर ने एनर्जी ली, है ना, फ्लावर ने ली। फ्लावर से किसने ली भाई, गाय ने ली, है ना, काऊ ने ली, गाय ने। गाय लिख देता हूं, गाय से समझ लेना। अब जो ये एनर्जी सूर्य से पौधों ने ली, है ना, फ्लावर्स ने ली, पौधों ने ली, सब ने ली, तो इससे गाय ने ली। अब क्या होगा, सूर्य की एनर्जी किसने ली, इसने ली। गाय ने इसको खा के खत्म किया, गाय इसको खा गई। खाने के बाद यानी इसकी एनर्जी गाय ने ले ली। अब जिस दिन गाय मरेगी, ध्यान सुन लेना, जब गाय मरेगी तो इस मरी हुई गाय को कहां दाबा जाएगा, मिट्टी में दाबा जाएगा या नहीं दाबा जाएगा, आप बताओ। तो इस गाय के अंदर जितनी भी एनर्जी होगी गाय के अंदर, जो भी चीजें होंगी, वो सारी की सारी दोबारा मिट्टी में मिल जाएंगी। और इसके अंदर कुछ भी हो, कोई भी एनर्जी हो, ये सॉइल में मिल जाएगी, सॉइल में मिल जाएगी। तो इसकी एनर्जी को दोबारा पौधा ले लेगा, फिर दोबारा जीवन होगा, फिर दोबारा ये होगा, ये साइकिल चलता रहता है। तो यही यूं कह रहा है, जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, जो मृत यानी जो मर जाते हैं, उसके कार्बनिक पदार्थों का क्या करता है, विखंडन करता है। ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है ना, यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो जो कार्बनिक पदार्थ है, यानी इसके अंदर तो कार्बन है ना, गाय के अंदर तो कार्बन है, या हमारे अंदर भी तो कार्बन है ना। हमें जला दिया जाता है, किसी को दबा दिया जाता है, तो उसके अंदर जो भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं, तो ये जो जीव होते हैं, ये छोटे छोटे जो जीव होते हैं, जो मिट्टी के अंदर मौजूद होते हैं, ये क्या करते हैं, उनको खाना शुरू कर देते हैं, है ना। अभी पूरा इसका छोटा, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इस गाय को हमने जमीन के नीचे दाब दिया, ये जमीन है अर्थ, इसके नीचे हमने गाय को दाब दिया। अब छोटे छोटे जो कीट है, जिसको क्या बोलते हैं, मृत, इसको कुछ बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये छोटे छोटे जीव क्या करेंगे, इसको खाने लगेंगे। ये जीव इसको खा जाएंगे, पूरी गाय को खा जाएंगे। तो जीव का जो वेस्ट निकलेगा, वो भी इकोसिस्टम को क्या करता है, सपोर्ट करता है, पेड़ पौधों को बढ़ोतरी करने में मदद करता है। जो जीव, जो धरती के अंदर जीव है, वो इनको खाना शुरू कर देते हैं। तब उनके वेस्ट से जो कुछ निकलता है, वो सारा पेड़ पौधों में इस्तेमाल होता है। तो ये पूरा इकोसिस्टम ऐसे ही चलता है, वापसी पेड़ पौधों को मिल जाता है। समझ में आया ना पूरा टॉपिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपको समझना है तो अच्छे से समझ लो, नहीं आ रहा है कमेंट करके पूछ लो। आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र में विचलन के बावजूद भी इसकी संरचना तथा कार्य को बनाए रखने के लिए लचीलापन और संतुलित प्रदर्शित करता है, जिसमें ये वही है जो अभी मैंने आपको समझाया। ये सारा टॉपिक वही है, जो पूरा टॉपिक इसमें लिखा हुआ है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा, आप पढ़ लेना, मैंने पूरा आपको बता दिया। तो इसके कार्य में जीवन को समर्थन, वही कह रहा है, लाइफ सपोर्ट होता है, लाइफ को सपोर्ट करता है। मैंने पूरा सिस्टम आपको बता दिया है।
जो इकोसिस्टम होता है उसमें प्रजातियों के अस्तित्व तथा कल्याण के लिए क्या क्या आवश्यक होता है। अब ये तो पूरा इकोसिस्टम मैंने आपको बताया, इसके अलावा भी कई चीजों की जरूरत होती है, जैसे आवास की, रहने की जगह होनी चाहिए, भोजन की होनी चाहिए, पानी की होनी चाहिए, है ना, और अन्य संसाधनों की होनी चाहिए जो पृथ्वी पर समग्र जीवन अस्तित्व में योगदान करती है। जैसे जब धरती पे मनुष्य जीवन का जन्म हुआ तो पहले वो जंगलों में रहता था, आदिवासियों की तरह रहता था। बाद में ही तो उसने आवास के बारे में सोचा ना, बाद में ही तो उसने भोजन के बारे में सोचा ना, बाद में ही तो उसने पानी के बारे में सोचा ना। उससे पहले तो उसको जो मिल जाता था वो सब खा लेता था, है ना। एक सभ्य प्राणी, एक जानवर में यही अंतर होता है। आप समझ रहे हो? तो ये पूरा टॉपिक यही कह रहा है, इसके अलावा भी कई चीजों की जरूरत पड़ती है। अब ये पूरा इकोसिस्टम आपको समझ में आया? जल्दी से मुझे बताओ, इकोसिस्टम किस तरीके से कार्य करता है, ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? तो अब चलते हैं कि इकोसिस्टम में, जो हमारा इकोसिस्टम है या बायोडाइवर्सिटी है, उसके लिए हमारे क्या खतरा है। इकोसिस्टम हमने जान लिया, पूरा इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम और जैव विविधता में खतरा क्या है, मतलब ये डेंजर क्यों होता जा रहा है। अब आपसे बार बार क्वेश्चन यूपीएससी यही पूछता है कि जैव विविधता में संकट का कारण क्या है, संकट क्यों हो रहा है ना, यही तो पूछता है ना। अभी आपको 3-4 चीजें मैं आपको बता देता हूं दोबारा से एक बार। ये तो मैंने परिभाषा बता दी, इसके बाद कहां से शुरू होता है, ये मधुमक्खी वाला पहले मैंने आपको बताया किस तरीके से प्रजनन होता है। इसके बाद मैंने उत्पादकता आपको बताई, एनर्जी कहां से मिलती है, एनर्जी आपको बताई। एनर्जी के बाद मैंने आपको बताया कैसे एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान पर कन्वर्ट होती है। फिर मैंने आपको बताया कि पोषक तत्व, जो हमारे पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिशन जिसको बोलते हैं, वो कहां से मिलता है, किस तरीके से मिलता है, वो मैंने आपको बता दिया, न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये पूरा न्यूट्रिशन मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं इसके किसके बारे में, खतरे के बारे में। डेंजर क्यों है, समस्या कहाँ आ रही है, जैव विविधता में जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसमें इशू क्या है। इशू हम जानेंगे तभी तो हम उसका सोल्यूशन जानेंगे ना। अब इकोसिस्टम में किन किन चीजों की जरूरत होती है वो मैंने आपको बता दिया पिछले वाले टॉपिक में, किन किन चीजों की जरूरत होती है। एनर्जी की जरूरत होती है, एनर्जी का कैसे यूज होता है और कैसे वो रिसाइकिल में यूज होता है, ये पूरा टॉपिक मैंने आपको बता दिया। अब आती है समस्या, कि जैव विविधता में समस्या क्या है, ऐसी कौन सी समस्या है जो इतना बड़ा इशू बन रहा है। अब इसमें समस्या क्या है वो हम देख लेते हैं। अब समस्या में, अभी मैंने लास्ट वाले टॉपिक में आपको बताया कि इसके साथ साथ हमें आवास की भी जरूरत होती है, भोजन की भी जरूरत होती है, पानी की भी जरूरत होती है, इन सब चीजों की हमें जरूरत होती है। अभी यूं कह रहा है आवासों का विनाश। अब जो सबसे बड़ी समस्या है ना, वो आवास, जहां पर ये जीव जंतु रह रहे हैं उनके आवास को दिक्कत हो रही है। यानी एक बात बताइए, जो जंगल में जानवर रहता है, ध्यान से सुनना, अब शेर तो जंगल में ही रहेगा ना, वो आपके घर थोड़ी ना रहेगा। भेड़ बकरी ये सब जंगली जानवर हैं, ये तो जंगल में ही रहेंगे। जब जंगल में ही आप अपना घर बना लोगे, जंगल में ही आप अपना घर बना लोगे, तो ये बेचारे जाएंगे क्या, है ना। आप समझ रहे हो? तो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, इनके जो आवास हैं उनके आवासों में जा जाके हमने घर बना लिए। अब भाई एक बात बताओ, जंगल में ही हम घर बना लेंगे तो यार इन जानवरों की क्या दिक्कत है। जब हम इनके घरों में अपने घर बना लेंगे तो इनके आवास का क्या होगा, विघटन होगा। यही यूपीएससी आपसे पूछता है कि भाई आप बताओ जैव विविधता को खतरा क्यों है। तो आपको यही बताना होता है पहले आंसर में कि जैव विविधता को सबसे बड़ा खतरा है कि आवास, उनके आवासों का क्या हो रहा है, विघटन हो रहा है, उनके आवास उनसे छिनते जा रहे हैं। फिर वो हमारे घरों में रहेंगे, सही बात है। जब भी तो जंगली जानवर आपने देखा होगा, जो लेपर्ड वगैरह होते हैं वो शहरों में आ जाते हैं। कभी आपने देखा होगा एमपी में भी ऐसा होता है, अभी तो दिल्ली में भी सुनने को मिलता है कभी कभार। तो ये होते हैं ना, ये शहरों में आ जाते हैं। उसका कारण क्या है, इनके आवासों का विघटन हो रहा है। और क्या हो रहा है, साउंड पोल्यूशन जो है ना, वो इनको इरिटेट करता है। साउंड पोल्यूशन, जो हमारे हॉर्न वगैरह जो बजाते हैं, उससे भी इनको इरिटेशन होती है। तो ये कह रहा है विखंडन क्या हो रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र को क्या करता है, ये बाधित करता है, जिससे प्रजातियों का विस्थापित होती है, यानी एक प्रजाति दूसरे स्थान पर चली जाती है और उनकी उत्तरजीविता क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है। एक कारण आपको मिल गया। यही यूपीएससी पीटी में भी पूछता है और यही आपसे मेंस में भी पूछेगा। पीटी मेंस दोनों में आपसे यही पूछेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करा है, जलवायु परिवर्तन। अब अगला टॉपिक क्या है, क्लाइमेट चेंज।
तो आप सभी जानते हैं कि तापमान बढ़ रहा है और उससे क्या हो रहा है, पूरा बायोडाइवर्सिटी, पूरा इकोसिस्टम क्या हो रहा है, बाधित हो रहा है। जिससे क्या हो रहा है, अब एक बात बताओ, अभी मैं आपको बताता हूं कि जो जोन सा जीव, मान लो कोई एक जीव है जो -10 डिग्री टेम्परेचर में रहता है ना, -10 डिग्री टेम्परेचर में वो रहता है, कोई भी जीव लगा लो, कोई भी जीव है जो -10 डिग्री टेम्परेचर पे रहता है। अब टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, जहां -10 डिग्री था वहां पर +10 डिग्री हो गया, तो ये जानवर जो यहाँ रहता था, उस जानवर का क्या होगा, आप बताओ। वो तो बेचारा मर ही जाएगा ना, वो जीवित ही नहीं रह पाएगा। जब टेम्परेचर ही जहां 10 डिग्री टेम्परेचर की जरूरत है वहां +10 डिग्री हो रहा है, तो वो जीवित ही नहीं रह पाएगा। तो क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन से हमारे जलवायु का पैटर्न बदल रहा है, जो पर्यावरण के इस पैटर्न में क्या कर रहा है, बदलाव कर रहा है, जिससे कई सारी प्रजातियां क्या हो रही है, धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। कई सारी प्रजातियां विलुप्त हो रही है। समझ में आ रहा है, ये सारा टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे एक इंजेक्शन था, मुझे याद नहीं, वो जानवरों को इंजेक्शन लगाते थे, मुझे थोड़ा थोड़ा याद नहीं आ रहा, तो वो जानवरों को इंजेक्शन लगाते थे। उस इंजेक्शन को जो गिद्ध वगैरह होती है ना, गिद्ध वगैरह, वो जानवरों को खाती है, आप सभी को पता है। लेकिन उस गिद्ध को वो जानवर, जब जानवरों को इंजेक्शन लगता था, जब गिद्ध उन जानवरों को खाती थी, जंगल वगैरह में उसको खाती थी, तो उससे क्या हो रहा था, जो हमारी क्या नाम है इसका, गिद्ध वगैरह है, उनको नुकसान हो रहा था। इससे हजारों गिद्ध मर गई, हजारों गिद्ध मर गई। जब उस पर रिसर्च किया गया तब पता लगा ये तो जानवरों को टीका लगाते हैं, उसकी वजह से वो गिद्ध मर रही है। सोचो, टीका जानवरों को लग रहा है और मर कौन रही है, गिद्ध मर रही है। और गिद्ध पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी होती है। गिद्ध हमारे पर्यावरण को क्या करती है, स्वच्छ बनाने में मदद करती है। आप समझ रहे हो, जैसे कि जमीन के नीचे किसी जानवर को दाब दिया गया है, तो ये नीचे वाले कीट उसको खा जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई जानवर जमीन के ऊपर पड़ा है, इसमें से दुर्गंध आएगी ना, इसमें से क्या आएगी, दुर्गंध आएगी, ये पड़ा रहेगा, सड़ जाएगा, बदबू आएगी। कोई जानवर अनजाने में इसको खा लेगा तो क्या होगा, मर जाएगा। लेकिन अगर गिद्ध इस जानवर को खाएगी तो वो नहीं मरेगी, क्योंकि उसका जो सिस्टम होता है, इम्यूनिटी सिस्टम, वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो गिद्ध इस जानवर को खाकर पर्यावरण को क्या करती है, स्वच्छ बनाती है। समझ रहे हो ना, पूरा साइकिल एक दूसरे से जुड़ा होता है इसमें। तो ये मैंने आपको बताया कैसे जलवायु परिवर्तन पूरे इकोसिस्टम को क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। अब इसमें दूसरा कारण है प्रदूषण। अब मानव क्या कर रहा है, प्रदूषण फैला रहा है ना। प्रदूषण फैलाएगा तो क्या होगा, पेड़ पौधों को नुकसान होगा, जीव जंतु को नुकसान होगा, खाद्य श्रृंखला में नुकसान होगा, सब जगह नुकसान होगा। मैंने आपको बताया, अब प्रदूषण में सभी आता है, प्रदूषण में सभी आएगा, सभी चीजें। जैसे हम कैसे फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं, है ना, पोल्यूशन में सब आएगा। पॉलिथीन बैग का हम यूज कर रहे हैं, है ना, इसमें सब आ जाएगा। पोल्यूशन में, मानव निर्मित पोल्यूशन में सब आ जाएगा। आप जो जो चीज आप देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग में, हर चीज में आप मानव प्रदूषण को इसमें ऐड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आक्रामक प्रजातियां। अब अगला टॉपिक है आक्रामक प्रजातियां। अब कुछ आक्रामक प्रजातियां होती है जो दूसरी प्रजाति को क्या करती है, नाश कर देती है। नाश का मतलब, जैसे कि कोई एक पौधा है, जैसे एक यूकेलिप्टस था, क्या नाम था उसका, वो एक ऐसा पेड़ है, वो ऐसा ट्री है, वो ऐसा पौधा है जो अपने आसपास किसी दूसरी प्रजाति को पनपने नहीं देता है ना। तो इस तरह के प्लांट भी होते हैं, इस तरह के जानवर भी होते हैं जो दूसरी प्रजाति के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो वो क्या करते हैं, दूसरी प्रजाति को क्या करते हैं, समाप्त करते चले जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। देसी प्रजाति, विदेशी प्रजाति, ये सब आप देख लेना, जो क्या करता है, पूरे इकोसिस्टम में असंतुलन पैदा करता है। हाँ, ये आप देख लेना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इकोस्टोन प्रजाति का नुकसान पहुंचाना, ये भी वही है जो प्रजातियों को नुकसान पहुंचाती है, जिससे क्या होता है, पूरे इकोसिस्टम का संतुलन बिगड़ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसको अच्छे से समझ लेना। अगर इस टॉपिक को समझ लिया तो पूरा इकोसिस्टम, पूरा बायोडाइवर्सिटी आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। इसके बाद आपको कभी भी पेपर में आया ना, तो आप इसको बड़े अच्छे से कर पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस टॉपिक को करने में। अब भू उपयोग परिवर्तन, आप सभी जानते हैं, जो मानव गतिविधि कर रहा है उससे क्या हो रहा है, प्रवास में अंतर आ रहा है। अब जो हम एग्रीकल्चर करते हैं उसके पैटर्न में बदलाव आ गया है, पर्यावरण को हानि हो रही है, विखंडन हो रही है, प्रजातियों का विस्थापन हो रहा है। तो लैंड चेंजेस के कारण भी ये सब हो रहा है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, रोग। अब देखो क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है कि जो हम चीज फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं या हम किसी चीज का भी यूज कर रहे हैं, मानव निर्मित कोई भी चीज होती है, उससे बड़े पैमाने पर क्या होती है, उन लोगों की मृत्यु हो जाती है। जो जीव है हमारे, उनमें बीमारियां फैलती है। जैसे आपने देखा हो फर्टिलाइजर का यूज करने के लिए, यूज करने से कैंसर जैसी भयंकर बीमारी हो रही है ना। और सोचो जिसके छिड़काव से इतनी भयंकर बीमारी हो रही है, सोचो जो जीव मिट्टी के अंदर होगा उसके ऊपर क्या होगा। आप समझ पा रहे हैं, वो तो बेचारा मर ही जाएगा, है ना, वो तो मर ही जाएगा। तो ये क्या है, ये बहुत बड़े कारण है जो पूरे इकोसिस्टम को क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है। अनुवांशिक प्रदूषण, तो ये भी है, जीनोम जीन एडिटिंग वगैरह, जीन मॉडिफिकेशन वगैरह, ये भी इसको क्या करती है, प्रभावित करती है। आगे बढ़ते हैं, पर्यावरण जागरूकता का अभाव। अब लोगों में पर्यावरण जागरूकता नहीं है। अभी मैंने जो पूरा टॉपिक आपको पढ़ाया ना, वही जागरूकता है। अब आपको पूरा पता लगा ना पूरे इकोसिस्टम को कैसे नुकसान कर रहा है मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण। आप समझ रहे हो, मैंने बताया ना कैसे पूरे इकोसिस्टम को ये सब डैमेज कर रहा है। अब जो पढ़ा लिखा होगा वो तो जानता होगा ना, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको क्या पता होगा, है ना। अब मैंने आज आपको पढ़ाया कि भाई कैसे इकोसिस्टम को नुकसान कर रही है ये सारी चीजें। अब आप मुझसे पढ़ रहे हो तो अभी तो आपको पता लग रही है। अब किसी को पता ही नहीं है, किसी को पता नहीं है, यानी लोगों में जागरूकता ही नहीं है। इस वजह से भी पर्यावरण संरक्षण को क्या, पर्यावरण को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ठीक है अनु, राम राम। तो इससे भी क्या हो रहा है, पूरा हमारा जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट कह रहा हूं, पूरा हमारा बायोडाइवर्सिटी क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है। ठीक है। असतत विकास, यानी हम सतत विकास की तरह से संसाधनों का यूज नहीं कर रहे हैं, असतत विकास के पर्पज से हम उसको यूज कर रहे हैं, जिससे क्या होता है कि परिस्थिति को, यानी हमारे इकोसिस्टम को भी नुकसान होता है और जैव विविधता को भी हानि होती है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, संसाधनों का अधिक दोहन कर रहे हैं, संसाधनों का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, हमारा जो संतुलन है वो बन नहीं पा रहा है। हम ज्यादा संसाधनों का यूज करेंगे तो वो क्या होगा, हमारे पर्यावरण के लिए ज्यादा नुकसानदायक होगा। अब हमें आगे क्या करना चाहिए वो हम बात कर रहे हैं। अब ये पूरा टॉपिक समझ में आया, दो टॉपिक आपको बताए, दो के बाद अब हमें क्या करना है। अब हमें तो समझ में आ गया इकोसिस्टम क्या है, हमें ये भी समझ में आ गया इकोसिस्टम में क्यों नुकसान हो रहा है, क्या कारण है जिससे हमारा इकोसिस्टम डैमेज हो रहा है। अब हमें ये जानना है कि इकोसिस्टम को हम कैसे बेटर बना सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे बेटर बना सकते हैं, ये हमें जानना पड़ेगा। तो जलवायु परिवर्तन के जो सबसे बड़े कारण है ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह, इनके लिए हमें नियम बनाना पड़ेगा। नवीकरणीय ऊर्जा, यानी कि हम ऐसी एनर्जी का यूज करें जिससे हमारी पर्यावरण प्रजातियों को कम से कम नुकसान हो। ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन को हमें रोकना होगा, उसके लिए हमें काम करना होगा, कानून हमें बनाना होगा। जब तक हम कानून नहीं बनाएंगे जैव विविधता को लेकर या किसी भी चीज को लेकर, जैसे हमने बनाया ना नेशनल पार्क वगैरह बनाए, ये सब बनाए ना किस लिए, हम जैव विविधता को संरक्षित रखना चाहते हैं। तो ऐसे ही हमें नियम कानून बनाने पड़ेंगे, तभी हम इसको रोक पाएंगे। जैसे वन्य जीवों को क्या हो रहा है, व्यापार हो रहा है। आप समझ रहे हो ना, व्यापार होता है, तोते को पकड़ लेते हैं तोता होता है ना, तोते को पकड़ के पिंजरे में डाल लेते हैं, है ना। हम इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, कबूतरों को पकड़ लेते हैं, है ना, जानवरों को पकड़ पकड़ के घर में बांध लेते हैं। तो ये क्या है, ये गलत है, वन्य जीवों का व्यापार होता है। वो क्या कहते हैं उसको, आ, कछुआ, कछुआ होता है ना, घर में पालने लगते हैं कछुए को। तो ये सब क्या है, अवैध शिकार होता है उनका, जानवरों को हम मार देते हैं, ये सब क्या है, इनके ऊपर हमें कानून बनाने की जरूरत है, तब हम इसको रोक पाएंगे। सहयोगात्मक मतलब आपस में हमें सहयोग करना होगा और सतत विकास को आगे बढ़ाना होगा, तब जाके सरकारी संगठन हो, समुदाय संगठन हो, यानी जितने भी संगठन है सबको मिलकर काम करना होगा, तब जाके हम इसको बेटर कर पाएंगे भाई खरगोश है तो कोई बात नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं ना, सब लोग रखते हैं। सतत विकास योजना, हमें एक सतत विकास योजना बनानी पड़ेगी जो इसको बेटर कर सकती है, यानी इस पूरे सिस्टम को बेटर कर सकती है। हमें ऐसी एक सतत विकास योजना बनानी पड़ेगी। ठीक है। एक संतुलित दृष्टिकोण हमें अपनाना पड़ेगा, तब जाके हम इसको बेटर कर पाएंगे। ठीक है। अब क्या करें, अनुसंधान, यानी कि हमें ऐसा रिसर्च अप्रोच की हमें जरूरत पड़ेगी जिससे हम इसको बेटर कर सकते हैं। हमें कोई ना कोई रिसर्च करना पड़ेगा, कोई डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा, तब जाके हम इसको बेटर कर सकते हैं। अब हमें डाटा ही नहीं पता है,
मान लो जानवर जंगल में 10 शेर हैं, 4 शेर हैं, 2 शेर हैं, जब तक हमारे पास डेटा नहीं होगा तो हम कैसे पता कर पाएंगे कि पहले से बेहतर हुआ है, पहले से नुकसान हुआ है? तो हमारे पास डेटा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अब हम देश में तो हेल्प करेंगे करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम मदद लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से, अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूटों से हम क्या करेंगे, हेल्प लेंगे कि भाई इकोसिस्टम को कैसे बेटर किया जा सकता है या हम उसमें कैसे अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी हम मदद लेंगे। तो ये पूरा टॉपिक है जो मैंने आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक है जो मैंने आज आपको कराया। सबको समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। ये इकोसिस्टम जो मैंने आपको समझाया, क्या आपको समझ में आया सभी को? छोटा सा टॉपिक है ये, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आप समझ रहे हो, पूरा इकोसिस्टम बहुत आसान है। इसको पढ़ना समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसको आप अगर थोड़ा सा समझोगे ना तो आपके ना जाने 3-4 क्वेश्चन हर साल यहां से आते हैं पूरे इकोसिस्टम से। अब इसके अंदर कई सारी चीजें होंगी जो छोटे छोटे पॉइंटों में दे रखी होगी, अभी वो भी पढ़ा दूंगा। पहले ये बताओ ये ठीक है ना? ऐसे मैं आपको पढ़ा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? है ना? क्योंकि अभी हमारे कम ही क्वेश्चन बचे हैं, पूरा पेपर मैंने आपको करा दिया, वो धीरे धीरे करके हम करते रहेंगे। एक दिन ये क्लास रख लेंगे, एक दिन वो रख लेंगे। अच्छा, रिपीट कर दो। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार, फटाफट रिपीट कर देता हूँ। 1 मिनट लगेगा मुझे बताने में। देखो, ये पूरा इकोसिस्टम मैं आपको बता रहा था। पूरा इकोसिस्टम क्या है ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद कोरल रीफ के बारे में मैंने आपको बताया। फिर पूरे इकोसिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया, कैसे साइंटिफिक तरीके से इकोसिस्टम चलता है। उसमें मैंने मधुमक्खी का उदाहरण दिया, कैसे मधुमक्खी पौधों के ऊपर बैठ के मादा पौधों के ऊपर जाती है और वहां पर प्रजनन प्रक्रिया को क्या करती है, प्रॉपर उसको बनाती है। तो ये पूरा मैंने उदाहरण के साथ आपको बता दिया था। अब देखो इसका कार्य क्या होता है, इकोसिस्टम का फंक्शन क्या है, वो कैसे कार्य करता है, इकोसिस्टम होता क्या है, वो किस तरीके से काम करता है, वो मैंने आपको बता दिया। जो पौधे वाला उदाहरण दिया था वो मैंने आपको बता दिया। इससे क्या होता है, उत्पादकता बढ़ती है, प्रोडक्टिव जो प्रोडक्ट है उसमें क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, प्रोडक्टिव। उसके बाद क्या कह रहा है, ऊर्जा। अब मैंने एनर्जी आपको बता दी, जो सूर्य से एनर्जी मिलती है, उससे कैसे हम लोगों को एनर्जी मिलती है और हम लोगों से कैसे वो आगे ट्रांसफर होती है। एनर्जी एक दूसरे से चलती है, सूर्य से हमने ली, सूर्य से पौधों ने ली, पौधों से हमने ली, तो ये पूरा इकोसिस्टम हमारा चलता रहता है। तो उसमें पौधों के बारे में मैंने आपको बता दिया, जैसे नाइट्रोजन चक्र है, यानी सारे चक्र इसी में होंगे, नाइट्रोजन, कार्बन वगैरह। अब अपघटन में क्या होता है, जो हमारे जीव जंतु होते हैं छोटे छोटे, जो मिट्टी में सोयल में होते हैं, वो सभी जानवरों को खा के क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं, पचा देते हैं। तो ये पूरा स्टेटस मैंने इसमें आपको बता दिया था। अब हमने एक और चीज पढ़ी कि ये सब चीजें तो ठीक है, इसके साथ साथ हमें भोजन, पानी, आवास की भी जरूरत होती है। जीवन जीने के लिए हमें भोजन, आवास की भी जरूरत होती है। और जब इन सारी चीजों पर कोई भी किसी भी तरह का अटैक होता है, इन सभी चीजों पर अटैक होगा, तो वो क्या कहलाएगा, बायोडाइवर्सिटी को खतरा। वो क्या कहलाएगा, इकोसिस्टम को खतरा। चाहे वो आवास हो, चाहे पानी हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी तरीका का खतरा होगा तो वो क्या लाएगा, खतरा। तो ये सब मैंने आपको बता दिया खतरा के बारे में, कौन कौन से खतरे हैं ये सब हमने बता दिया। और इन खतरों के बचाव के लिए हम कानून वगैरह बनाएंगे तो वो हमारे इसके बचाव हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर बढ़िया लगी है तो आगे भी ये क्लास जारी रहेगी। जिन लोगों को पसंद आई है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और शेयर करना ना भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद। आंसर मैं आपके कल चेक करूँगा, तो इसलिए टेंशन मत लेना। इसलिए मैंने आज होमवर्क भी नहीं दिया है, ताकि मैं कल आपको करा सकूँ। कल आंसर चेक करूँगा। ठीक है, बहुत बहुत